दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे, बहुत कुछ घटना ऐसा देखते होंगे जो कि आपको लगता होगा जनरल है, लेकिन वो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पे जा रहे हैं तो तालाब का जो तल होता है वो जितना पानी उसमें है उतना गहरा दिखता नहीं है, उठा हुआ उभरा हुआ दिखता है। या जैसे आप पेंसिल को अगर पार्शियली किसी ग्लास में डुबोएंगे तो जहाँ पर सतह पर जहाँ पे पानी और एयर का सतह है वहाँ पे लगेगा कि जैसे पेंसिल मुड़ा हुआ है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ये पूरा हम इस वीडियो में इसी के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइट के बारे में, कि लाइट का बिहेवियर क्या होता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या लाइट का स्पीड क्या होता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लाइट का स्पीड के बारे में देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि जानते होंगे आप लोग, स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में क्या होता है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अप्रॉक्स में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वैसे एग्जैक्ट होता है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम अप्रॉक्स में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिखते हैं। उसी तरह से एयर में भी हम अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। अगर एयर में लें तो भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं पे देखेंगे लिखा हुआ रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये किलोमीटर में हम लिए हैं और ये मीटर में है, तो 10⁸ हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर वही लाइट अगर ग्लास में जाए या वाटर में जाए तो क्या इसी स्पीड से जाता है? नहीं, इस स्पीड से नहीं जाता। उसका स्पीड में चेंज हो जाता है। उसका स्पीड जैसे ही वो जाता है वाटर में तो और थोड़ा स्लो हो जाता है, ग्लास में जाता है थोड़ा और ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसे कि अगर वाटर में लेते हैं तो वाटर में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट? वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्स होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वाटर में अगर अप्रॉक्स लें तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह अगर ग्लास में ले लें तो ग्लास में जो होता है वो अप्रॉक्स 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वाटर में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एयर में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें भी अगर ऐसे इसमें देखें तो एयर में 2,99,700 किलोमीटर पर सेकेंड इस तरह से होता है। तो उसको भी अप्रॉक्स में 3 लाख किलोमीटर ही ले लेते हैं। तो ये सब हमें दिखाने से क्या मतलब है कि वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर है, एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, वाटर में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इससे दिखाने का मेरा मतलब यही है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है हर मटेरियल में चेंज करता है। जो भी ऑप्टिकल मटेरियल हो, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, उसमें हर मटेरियल में उसका स्पीड जो है अलग अलग होता है। अब अगर अलग अलग होता है तो ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल में जो है स्पीड कम होगा, किस मटेरियल में स्पीड ज़्यादा होगा। तो ये जो है, जो मटेरियल है ऑप्टिकली डेंसर होगा जो मटेरियल, उसमें स्पीड कम होगा।
रेयरर मटेरियल के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्टिकली डेंसर होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये एक दूसरे के रिलेटिव हम उसको डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो मास डेंसिटी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसका भी हम आगे बताएंगे कि किस तरह वो मास डेंसिटी से डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर इसको जो है एक फैक्टर हम लोग निकालते हैं फिजिक्स में, एक क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, जिससे हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। उससे जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा वो डेंसर होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें कि हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसका वो ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा। अब इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो अगर हमें एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। या तो ए यहाँ लिखेंगे एयर, नहीं तो अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो चलिए यहाँ ही लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लेते हैं। तो इस तरह से अगर ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता, अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर रहता, चूँकि वैक्यूम जो मीडियम है वो रेयरेस्ट मीडियम है, लाइट के लिए रेयरेस्ट मीडियम है और सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होता है। तो वैक्यूम अगर होता एयर के जगह पे, या एयर में भी सेम हम लोग स्पीड रखे हैं तो एयर भी रह सकता है, लेकिन वैक्यूम अगर होता तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। तो इस तरह से बहुत से मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे निकाल के बताएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके कारण लाइट का स्पीड अलग अलग मटेरियल में जो है उसका कंपैरिजन करते हैं, रेशियो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो दिखाता है डिफरेंट ऑप्टिकल मटेरियल में लाइट के स्पीड को। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उसे हम कुछ मटेरियल दिखाते हैं। इसी को हम बोल देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। तो चलिए अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम का हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मीडियम ले लें और यहाँ पे अगर हम ले लें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ले लें तो हम अगर लेते हैं वाटर,
वाटर का ले लेते हैं तो क्या होगा, वाटर का हो जाएगा 1.33। उसी तरह से अगर हम लेते हैं किरोसिन, किरोसिन का क्या होगा 1.44। इस तरह से अगर हम लेते हैं ग्लास, ग्लास का क्या हो जाएगा 1.5। ग्लास में भी जैसे क्राउन ग्लास होते हैं, ग्लास में क्राउन ग्लास होते हैं, उसके 1.52 होते हैं, और ग्लास का भी 1.5 होता है, बेंजीन का भी 1.5 होता है। बेंजीन जो कि कार्बनिक कंपाउंड है उसका भी 1.5 होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो डायमंड का होता है, डायमंड का होता है, वो होता है 2.42। इस तरह से कुछ मटेरियल्स हैं जिनके रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसमें अगर हम देखें कि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो रिलेटिवली डेंस होगा, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जैसे अगर वाटर और किरोसिन को कंपेयर करें तो किरोसिन जो है वो डेंस होगा, ऑप्टिकली डेंस होगा। यहाँ पे हमें मास डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब देखते हैं वाटर पे किरोसिन अगर डालते हैं तो किरोसिन ऊपर आ जाता है। इसका मतलब जो मास डेंसिटी ऑफ किरोसिन है वो लेस देन है मास डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन है वो ग्रेटर देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस तरह से हम देखें कि मास डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी को मतलब नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी अपना अलग वैल्यू होता है, उसके अनुसार डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम होता है। जिसका डेंसिटी जो है, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम रहेगा वो रेयरर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ से अगर डेंसर और रेयरर में यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है। तो अगर एयर का यहाँ पे लें, एयर का, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। तो इसको एयर का 1 ही लेते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। अब अगर एयर एक मीडियम लेंगे तो दूसरा मीडियम कोई भी लेंगे तो वो मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर होगा। तो आगे हम अब चलते हैं, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो कहता है कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम एयर मान लेते हैं, एयर से अगर वाटर में आए, वाटर डेंसर मीडियम हो गया। अगर कोई लाइट रे जो है एयर से वाटर में आए तो लाइट रे जो आया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे अगर जिस पॉइंट पे ये आया उस पे एक नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, किसी भी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर खींचे हैं तो वो वही नॉर्मल कहलाएगा, ये होगा नॉर्मल। तो इस तरह से नॉर्मल अगर खींच देते हैं तो नॉर्मल जब खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से जब लाइट रे इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो जब ये वाटर में आता है, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो ये अपने पाथ को फॉलो नहीं करता है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। तो जैसा कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बताए थे कि जब कोई लाइट रे आती है तो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। उसी तरह जब
रिफ्लेक्शन के बाद बनाता था नॉर्मल से, उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट एंगल था उसको अगर वही पाथ फॉलो करता तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन एंगल होता, लेकिन उस पाथ को फॉलो नहीं करके बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया है तो एंगल घट गया, यानी कि यहाँ पे जो है वो I ग्रेटर देन R है। तो हम देखें जब कोई लाइट रे या प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल के तरफ झुक जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। और क्या होता है, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से बड़ा हो जाता है। तो इसका और दूसरा केस क्या हो सकता है, अभी हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाए तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए। मीडियम अगर दो तरह का लेंगे तो उसमें एक रेयरर होगा एक डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे लेकिन लाइट रे जो है वो तिर्यक आना जरूरी है, कहीं भी इंक्लिनेशन होना चाहिए। ये जो सतह है लेवल है, जो वाटर लेवल जो है, जो लेवल एक दूसरे को अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, उस लेवल पे जब ये लाइट रे पड़ता है तो ये लाइट रे जो है एंगल में होना चाहिए, इंक्लिनेशन होना चाहिए। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है। और ये पाथ से डेविएट क्यों होती है, ये पाथ से डेविएट होती है जब ये यहाँ पर से आती है तो जैसा कि आप देखे पहले कि जब दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड घट जाती है। जब स्पीड घट जाती है तो ये समझ लीजिए एक तरह से कि ये टाइम कम करने के लिए ये अपना नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। क्योंकि ये रास्ते से आती तो इसे लंबा दूरी तय करना पड़ता, और ये अगर इधर टुवर्ड्स नॉर्मल झुक गई तो इसे कम दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए ये टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है। इसको और भी हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, लेकिन पहले दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा। अगर यहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है, तो वाटर हो गया डेंसर, रेयरर। तो अगर यहाँ रेयरर मीडियम से कोई लाइट रे इसके सतह पे आया, यहाँ पे नॉर्मल खींच देंगे, तो अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो क्या होगा। अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा था तो नॉर्मल की तरफ झुक रहा था, तो डेंसर से रेयरर में आएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ये अगर नॉर्मल है तो ये अपने रास्ते को फॉलो नहीं करके ये इधर चली जाएगी। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया इंक्लिनेशन एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, और ये हो गया आर रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस तरह से इसमें क्या देख रहे हैं, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आई है वो लेस देन आर हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाएगा इंसिडेंट एंगल से। तो इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं ट्रिक।
FST और SFA, इसको या क्या है ट्रिक ये, तो फास्ट टू स्लो, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। अगर कोई लाइट रे फास्ट से स्लो हो रहा है, फास्ट से जब स्लो हो रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, और ये है स्लो टू फास्ट, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे एयर था और यहाँ वाटर था, तो यहाँ पे नॉर्मल है, ये इंसिडेंट हुई और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ झुक गई। इसका ओरिजिनल पाथ ये होता। उसी तरह से अगर ऊपर वाटर है नीचे एयर है, तो जब यहाँ पे नॉर्मल है तब जब ये लाइट रे आई तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, मतलब इधर चली जाएगी। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। इस तरह यहाँ पे आई बनाएगा और ये आर बनाएगा, इस तरह यहाँ आर और यहाँ पे आई। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। FST मतलब फास्ट टू स्लो, जब एयर से वाटर में आएगा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो 1 से ज़्यादा है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें स्पीड स्लो हो जाएगा। तो फास्ट टू स्लो, कोई भी डेंसर मीडियम में आएगा रेयर से तो स्लो स्पीड होगा, तो स्लो स्पीड होगा फास्ट टू स्लो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। उसी तरह से जब वाटर से एयर में आएगा, वाटर में कम स्पीड में चल रहा था, एयर में आया तो फास्ट हो गया, मतलब स्लो से स्लो टू फास्ट हो गया, तो क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से हम देखें कि दो केस है, इसमें दोनों हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सही तरीक़ा से बहुत क्लियरली समझा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं क्या कहता है। हाँ, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कोई भी कांच का टुकड़ा है, तो अगर हम ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम फॉलो कराना चाहते हैं, जो हम पढ़े वही चीज़ देखना चाहते हैं, तो ये जो तीनों होगा ये सेम प्लेन में होगा। जैसे यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो ये चूँकि पॉट में भरा होगा तो बहुत ये 3D में होगा। लेकिन हमको अगर एक रेज के बारे में अध्ययन करना है, एक रेज के बारे में देखना है, तो उसको एक प्लेन में लेके करना होगा, तब होगा। जैसे ये जो इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी हम लाइट में रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तभी करेंगे, क्योंकि लाइट उसमें पास करना चाहिए, उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों जो है ये
चारों जो है एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, जैसे यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, तभी ये जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वैलिड है। दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई है, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है? आर है। तो साइन मतलब आई का साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? आर है। तो इज कांस्टेंट, तो कह रहा है रेशियो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद कह रहा है फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, मतलब हर कलर का जो है डेविएशन अलग अलग होगा, वो आगे हम लोग प्रिज्म में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हर कलर के लिए ये जो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका जो लॉज पढ़ रहे हैं वो हर जगह वैलिड होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो कलर भी बता दे रहा है कि हर मतलब एक पार्टिकुलर कलर के लिए फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया भी कांस्टेंट होना चाहिए कि एयर और वाटर के लिए, तभी ये कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये मीडिया दोनों कांस्टेंट रहेगा कि एयर और वाटर में ही कर रहे हैं, तब एयर और ग्लास में करेंगे तब नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है इसको कुछ और नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोला जाता है, जो हम लोग पहले देख लिए हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे हैं। और ये अगर कोई अलग अलग मीडियम हो तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो और इसी को ये साइन आई बाई साइन आर को ही इस तरह के केस में स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ भी यही कहता है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके द्वारा जो बनाया गया इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही स्नेल्स लॉ है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ देख लिए और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे और उसको हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्शन से कैसे उसको समझा जा सकता है। हाँ, तो अब आपको बताने जा रहे हैं, आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बहुत सारे एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, लेकिन उसको गौर नहीं करते होंगे, सोचते होंगे ये तो जनरल मतलब कि होता ही रहता है। अब उसको साइंटिफिक वे में जैसे देखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ वो सही में हम साइंस में पढ़े हैं, उसी का एप्लीकेशन है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई फिशरमैन जो है कोई फिशरमैन है जो नदी के किनारे पर गया है और ये फिश को मारना चाह रहा है। अब फिश से इतना दूरी पे है तो यहाँ से जो इसका देखेगा इसको तो एक एंगल बनेगा। तो इस तरह से पहले ही हम पहला क्लास में बताए थे कि लाइट जो कोई वस्तु हमको कब दिखता है, तो जब लाइट उस वस्तु पे पड़ती है और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होके रिटर्न होके उससे मेरी आँखों पे आती है तब हमको ये वस्तु दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से लाइट मछली पे पड़ी होगी और जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके या उससे टकरा के लौटी होगी, उससे टकरा के अगर लौटी होगी इसके आँखों पे, तब जाके इसको दिखा होगा मछली। तो लाइट कैसे चली होगी वो सोचिए। लाइट यहाँ से ये तिरछा सीधा देख ले रहा है ऐसे, इस तरह से तो लाइट यहाँ चलेगी नहीं। तो लाइट कैसे चली होगी? लाइट चली होगी, मछली यहाँ पे होगा और लाइट यहाँ से ऐसे चली होगी और यहाँ पे नॉर्मल होगा, उसके बाद ऐसे चली होगी। तो इस तरह से लाइट जब यहाँ पे वाटर है, ये एयर है,
ये हो गया रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से जब लाइट चली तो ये नॉर्मल, ये जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो हम बताए थे स्लो फास्ट, स्लो टू फास्ट ए, मतलब जब स्लो स्पीड रेयरर मीडियम में चल रही है तो स्लो स्पीड में चल रही होगी, उसके बाद जब डेंसर में आई होगी, डेंसर मीडियम में चल रही होगी तो स्लो स्पीड में चल रही होगी, और जब रेयरर में आई तो फास्ट स्पीड में हो गया होगा। तो स्लो टू फास्ट तो ए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई। अब यहाँ से लाइट रे टकरा के जब इसकी आंखों के पास गया होगा तब ये मछली दिखा होगा, लेकिन ये मछली इसको तिरछा तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमेशा देखने का जो वे होता है वो सीधी वे में होता है। तो ये इसको मछली यहाँ पे दिखेगा। अब जब मछली यहाँ पे दिखेगा तो वो निशाना भी इसी पे लगाएगा। जब इस पे निशाना लगाएगा तो एक्चुअल मछली जो है वो यहाँ पे है, तो मछली पे निशाना लगेगा नहीं, तो मछली उससे मरेगा नहीं। अगर ये फिजिक्स पढ़ा होता आपके जैसा तो इसे भी पता होता कि एक्चुअल जो पोजीशन दिख रहा है मछली का वो उस पोजीशन पे मछली है नहीं, मछली उससे थोड़ा नीचे पोजीशन पे है, तब वो सही निशाना लगा पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पे एप्लीकेशन है। उसी तरह से एक और एप्लीकेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी में, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक के अनुसार एक बड़ा पॉट में अगर कोई कॉइन रख देते हैं, यहाँ पे कोई कॉइन रख देते हैं और हम दूर होते जाते हैं, इतना दूर होते हैं यहाँ पे कि हमें कॉइन दिखना बंद हो जाता है। अब क्या करते हैं कि किसी दोस्त से इसमें पानी डालने के लिए कहते हैं वाटर। अब वाटर जब इसमें फिल हो जाता है इतना, तब देखते हैं कि उसी पोजीशन से हमें ये कॉइन है जो दिखने लगता है। तो ये कैसे दिखता है, पहले जो था इस पोजीशन से हम देख रहे थे, तो चूंकि इसमें खाली था, कोई मीडियम नहीं था, लाइट एकदम सीधे इस पोजीशन से हमको लाइट जा रही थी आँख पे, इस पोजीशन तक, इस पोजीशन का लाइट मेरे आँख पे पहुँच नहीं रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही पानी भर गया, अब पानी जब भर गया तो इस पोजीशन से अब जो लाइट चली, अब जब यहाँ चली लाइट तो ये क्या हुआ, अभी ये चल रहा था डेंसर मीडियम में, अभी ये डेंसर मीडियम में चल रहा था, और ये क्या हुआ जब रेयरर मीडियम में आया तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल भागा और यहाँ पे पहुँच गया। तो इस तरह से हमें यहाँ से फिर ये कॉइन जो है कहाँ दिखेगा, हमें सीधे दिखेगा, हमें कुछ इस पोजीशन पे इस कॉइन को हम देख पाएंगे। तो इस तरह से कॉइन हमें उसके तल से, उसके बेस से उठा हुआ नज़र आएगा और इस पोजीशन पे हमें ये कॉइन दिख जाएगा। तो बुक में इस तरह का एक्टिविटी दिया है, और भी बहुत तरह के एक्टिविटी हैं जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे आधी भरी हुई ग्लास में आप पेंसिल को डुबोएंगे तो दोनों के सतह पे, वाटर और एयर के सतह पे लगेगा जैसे पेंसिल मुड़ा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जो आपका स्टार टिमटिमाते रहते हैं वो भी एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही उदाहरण है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, हम अपने तरफ से पूरे कोशिश किए हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ पे सुधार करना है। तो और अगर पसंद भी आए तो भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों जय हिंद।